हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में बेसन के पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। कॉमनली देखा गया है जब भी कढ़ी बनाते हैं या तो कढ़ी बहुत ही पतली बनती है या फिर बहुत ही गाढ़ी बन जाती है। मसाला भी बराबर ना होने के कारण इसके अंदर बेसन का या फिर दही का स्वाद आता है। बेसन के पकोड़े बनाते टाइम पर भी बेसन के पकोड़े या तो फिर हार्ड बनते हैं या तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट बनते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ में सभी सीक्रेट्स शेयर करूंगी ना, इस सीक्रेट से आपके घर में भी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन कर के रेडी होगी। इनफैक्ट पकोड़े भी काफ़ी सॉफ्ट बन कर के रेडी होंगे और वो भी गोल गोल। मैं सुमन गुप्ता क्रिएटिव एंड लर्न में आप सबका स्वागत करती हूँ। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दही ली है। दही को मैंने एक बड़ी कटोरी के अंदर डाल करके मेज़र कर लिया है। अब इसी कटोरी से ही मैं इसके अंदर पानी भी डालूंगी। अब इसके अंदर मैंने 5 बड़े चम्मच जितना बेसन डाला है। बेसन दही के कंपैरिजन में ही डाला है, यानी कि 500 ग्राम दही के अंदर मैंने 35 ग्राम बेसन मिक्स किया है। अब पहले दही के अंदर बेसन अच्छे से मिक्स कर लें विस्कर की हेल्प से, ताकि बेसन का कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। अब जिस बाउल से मेज़र करके दही डाला था ना, उसी बाउल से 2 बाउल इसके अंदर पानी मिक्स करना है, ताकि दही और बेसन पानी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएं और बेसन भी अच्छे से फूल जाए। इसे मिक्स करके साइड में रेस्ट करने के लिए रख दें। अब इसी बीच में हम पकोड़े बनाने की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर बैटर बनकर रेडी हो गया, इसे साइड में रख दें। अब बाउल के अंदर मैंने जो घर में नॉर्मली हम कटोरी यूज़ करते हैं, उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन यूज़ किया है। अब सेम कटोरी से मेज़र करके यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है। अब इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ये आधा कटोरी पानी जो है इस बेसन के अंदर डाल करके बेसन का घोल रेडी कर लेना है, ताकि बेसन के अंदर कोई भी लम्स ना हो। अब आता है इसका मेन पार्ट। बेसन के अंदर पानी मिक्स करने के बाद में अब इसे आपको अच्छे से फेंटना है। तो एक ही सर्कुलर मोड में इसको आपको अच्छे से फेंटना है। 3 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए कि किस तरीके से ये रिबन की तरह निकल रहा है। जैसे मैं इसको इस तरीके से उठा करके ऊपर से डिस्टेंस में डाल रही हूँ नीचे। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर जो है साइड में पानी के अंदर डालकर देखिए, अगर ये बेसन की ड्रॉप जो है ऊपर पानी में फ्लोट होती है, इसका मतलब ये है कि आपने बेसन जो है बहुत अच्छे से फेंटा है और इसके अंदर एयर जो है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है और बेसन भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब ये पकोड़े बनाने के लिए रेडी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दें, थोड़ा सा स्वाद अनुसार अजवाइन डाल दें, यानी कि 1/4 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें और साथ ही इसके अंदर स्वाद अनुसार आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें। इन सबको मिक्स करके साइड में रख दें। अब बेसन के पकोड़े बनाने का बैटर रेडी है। अब गैस पर मीडियम हाई फ्लेम पर आपको कढ़ाई रखनी है। उसके अंदर तेल इतना डालना है कि पकोड़े पूरी तरीके से डूबे नहीं। तेल कितना गर्म होना चाहिए, तो आप जैसे इसके ऊपर हाथ रखेंगे ना, तो इसकी सेक जो है वो आपके हाथ पर हल्की हल्की सी महसूस होने लगेगी। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका तेल गर्म होना चाहिए। अब पहले हाथ को गीला कर लें, फिर उसके बाद में इसके अंदर बेसन का जो बैटर हमने रेडी किया है उसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स इसके अंदर डालें। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा ना होने के कारण ये जल्दी से पकने का प्रोसेस इसके अंदर थोड़ा सा डिले स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आप पकोड़े जैसे जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये फ्लोट तो होंगे लेकिन धीरे धीरे पकना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से पकोड़े की शेप जो है वो अच्छे से गोल गोल बन करके रेडी होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है पकोड़ों का तेल के अंदर डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि तेल इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और पकोड़े भी बिल्कुल भी इसके अंदर पूरी तरीके से डूबे हुए नहीं हैं। तो इसी तरीके से तेल का मेज़रमेंट सही होगा और पकोड़े भी अगर इस तरीके से डालेंगे तो पकोड़े अच्छे से गोल गोल बन करके रेडी होते हैं। अब कड़छी से ही इसके ऊपर ये तेल जो है ना डालना है पकोड़ों के ऊपर।
धीरे धीरे इसके ऊपर डालना है। अब आप देख सकते हैं कि पकोड़े जो हैं चारों तरफ से इवनली कुक हो गए हैं, यानी कि लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। बस अब इसी स्टेज पर इनको पकोड़ों को अलग प्लेट में निकाल लेना है। अगर इससे ज़्यादा आपने कुक कर दिया तो पकोड़ों के जो ऊपर का जो कवर है ना, वो ब्राउन होने की वजह से ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मैंने तेल भी कम डाला था, जिसकी वजह से पकोड़े जो हैं पूरी तरीके से तेल के अंदर डूबे हुए नहीं थे। तेल का टेम्परेचर भी सही रखा था, जिसकी वजह से पकोड़े जो हैं गोल गोल शेप में बन करके रेडी हुए हैं। अब इस कढ़ाई को क्लीन कर लें। देखिए बैटर बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी बन करके रेडी हुआ था। दिखाया था मैंने कि वो किस तरीके से पानी में फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसे पकोड़ों को दबा करके दिखा रही हूँ, तो ये इजीली स्पॉन्ज की जैसे दब भी रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने पकोड़ों को खोल करके दिखाया है, तो देखिए इसके अंदर जो हैं एयर पॉकेट्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पकोड़े काफ़ी अच्छे से सिके भी हैं और बेसन का बैटर जो था वो बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी बन करके रेडी हुआ था। अब ये पकोड़े साइड में कर दें। अब कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। वापस से मीडियम हाई फ्लेम पर कढ़ाई को रखना है और इसके अंदर वही गरम तेल 1 करछी डालना है। तेल गरम है तो इसके अंदर मैंने 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं साबुत धनिया, काली सरसों, काली कलौंजी, जीरा, अजवाइन और मेथी दाना डाला है। इसका मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने पर ही इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट करके इसके अंदर डाला है। अगर आपके पास में चॉपर है तो आप चॉपर की हेल्प से प्याज को बारीक काट कर ही डालें, अदरवाइज़ आप पहले प्याज को बारीक काट लें तब इसके अंदर डालें, ताकि प्याज जैसे जैसे कैरमलाइज होता है ना, तो कढ़ी के अंदर उसका प्याज का रंग देखने में उसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। अब जैसे ही प्याज यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर लाइट पिंक कलर का हो जाएगा, यानी कि इसका कलर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, अब इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज, लहसुन, अदरक के पेस्ट को इसको अच्छे से लाइट गोल्डन कलर होने तक भूनना है। जैसे ही प्याज का कलर और लहसुन अदरक का कलर जो है लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाए ना, बस इस स्टेज पर आप फ्लेम को कर दें पहले लो, फिर उसके अंदर नमक, मिर्ची और हल्दी डाल दें। लो टेम्परेचर होने पर ये सूखे मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं। और अब इसके अंदर हरी मिर्ची डालें, ताकि हरी मिर्ची की जो धांस होती है ना वो नहीं उड़ेगी। अब इसके अंदर बैटर डालना है आपको, जो पानी, बेसन और दही का घोल हमने रेडी किया था। फ्लेम यहाँ पर लो होनी चाहिए, तभी आप इस बैटर को डालेंगे, ताकि जो दही है और जो बेसन है वो फटेगा नहीं और इवनली ये कुक होगा। तो लो फ्लेम पर ही आपको इसे 1 उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। अब करछी से कढ़ी को हिलाते रहें, ताकि बेसन के अंदर जो दही है ना वो इवनली कुक हो। अब जिस बाउल से मैंने दही को मेज़र किया था ना, उसी बाउल से ही मैंने 1 बाउल पानी और डाला है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर कढ़ी को अच्छे से काढ़ना है, जिसकी वजह से कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो इवनली बन करके रेडी होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं स्पैचुला की हेल्प से कढ़ी को लो फ्लेम पर हिला रही हूँ, ताकि इसके अंदर उबाल भी आए और दही जो है वो बिल्कुल भी फटे नहीं और बेसन भी धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर भी आपको स्पैचुला को रोकना नहीं है, हल्के हाथों से इसी तरीके से कढ़ी को हिलाते रहना है, ताकि इसके अंदर ये जो है ना उबाल अच्छे से आता रहे। अब फ्लेम को कर दें मीडियम हाई पर। अब इसे कढ़ी को अच्छे से पकाना है, क्योंकि अब दही जो है काफ़ी अच्छे से बेसन के साथ में पकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है और कढ़ी के अंदर अब और भी ज़्यादा अच्छे से उबाल आएगा। तो इस स्टेज पर आपको बिल्कुल भी करछी को नहीं रोकना है और इसी तरीके से हिलाते जाना है, ताकि कढ़ी जो है बाहर ना निकले और काफ़ी अच्छे से कढ़ करके रेडी हो। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से साइड की जो किनारियां हैं उसको भी क्लीन करते हुए जा रही हूँ। और जैसे जैसे कढ़ी पकना स्टार्ट होगी ना, तो उसका जो हमने तड़के के अंदर तेल डाला था वो भी साइड साइड में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को कर दें अब लो इस स्टेज पर और फिर इसके अंदर पकोड़े डालें। अब पकोड़े जो हैं कढ़ी के अंदर डिप करने पर ये कढ़ी को जो है अंदर अपने अंदर सोक करेंगे।
इसी के साथ में थोड़ा सा धनिया डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें और फ्लेम को लो ही रखना है। और मिक्स करने पर इसको 10 मिनट तक इसी तरीके से हिलाते हुए पहले पकोड़ों के साथ में कड़ी को लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। अब इसे ढक्कन लगा करके 25 मिनट के लिए इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकने दें। अब इसी बीच में मैंने यहाँ पर बासमती टुकड़ा चावल जो है पतीले के अंदर डाला है। इस तरीके से चावल पकाने पर चावलों का सारा मांड निकल जाता है, जिसकी वजह से शुगर पेशेंट भी अगर घर के अंदर कोई है तो वो भी इजीली चावल कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम अपने घर में इसी तरीके से ही चावल पकाते भी हैं। तो यहाँ पे पानी का कोई मेज़रमेंट नहीं रखना है, आप जितना ज़्यादा हो पानी आप डाल सकते हैं। अब पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है और चावल भी काफ़ी अच्छे से पक कर के रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर डाल दिया है, ताकि जो पानी का जो टेम्परेचर है ना, यानी कि गर्म टेम्परेचर था, वो कम हो जाए और चावल पकने का प्रोसेस जो है वो कम हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल लेना है। 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। लो फ्लेम पर ही है अभी गैस मेरी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारा तेल जो है वो साइड में आ गया है, क्योंकि पकोड़ों के अंदर भी अपना तेल था और जो मैंने तड़के के लिए तेल डाला था ना, वो भी तेल इसमें से सारा बाहर निकल कर आ गया है। और पकोड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है इन्होंने कड़ी को अपने अंदर, जिसकी वजह से पकोड़ों का साइज़ भी जो है वो बढ़ करके डबल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकोड़े किस तरीके से डबल हो गए हैं इन साइज़। अब यहाँ पे कड़ी बन करके रेडी हो गई है। मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें और कड़ी बन करके अब रेडी हो गई है। अब कड़ी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पून के ऊपर कोट हो गई है, देख रहे हैं ना। और पकोड़े भी आप देखिए मैं किस तरीके से इसे कट करके दिखा रही हूँ, प्लेट के अंदर रखा है। कड़ी की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि वो अपने आप ही इधर उधर फ्लोट नहीं हो रही है। और दूसरा, पकोड़े भी इजीली कट हो गए हैं, उसे काटते टाइम भी मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ा है। तो देख रहे हैं ना कि प्लेट के ऊपर किस तरीके से कड़ी लग गई थी। अब ये कंसिस्टेंसी भी देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कड़ी की बन करके रेडी हुई है। इस तरीके से सही नाप से कड़ी बनाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके रेडी होती है। अब चावल की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पे चावल काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसका सारा पानी निकालना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा है और कपड़े से पकड़ते हुए मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी। इस तरीके से चावलों के अंदर जितना भी स्टार्च होता है ना, वो तो निकल ही जाता है और चावल इस तरीके से कोई भी खा सकता है और चावल हेल्दी वे में बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी होते हैं। ये एक मिथ है कि चावल का स्वाद खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, जीरे वाले चावल बनाने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि पानी समेत ही उसके अंदर तड़का लगाते हैं। अगर आप इस तरीके से जीरा राइस बनाएंगे तो आपके चावल भी काफ़ी खिले खिले बन करके रेडी होंगे। इनफैक्ट जीरा राइस भी आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। चावल के अंदर से सारा पानी निकाल लिया है। अब इसको वापस से इसी तरीके से ढक्कन लगा करके रखे रहने दें। अब इसका जीरे का तड़का रेडी करना है। तो उसके लिए एक पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला और उसके अंदर जीरा भून लिया। अब इस देसी घी के तड़के को इसके अंदर ऊपर इस तरीके से डालना है और चम्मच से चावलों को सारों को मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके चावल भी काफ़ी खिले खिले बनेंगे। इनफैक्ट ये चावल खाने में भी बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो इस तरीके से ये जीरा राइस जो है बन करके रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और इन सबको आपस में मिक्स कर दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से जीरा राइस टेस्टी और हेल्दी वे में बन करके रेडी हो गए हैं। अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो जब आपने चावल उबालने के लिए रखा है ना, उसी टाइम पर ही आप इसमें आधा छोटा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चावल बन करके रेडी हो गए हैं। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। देखा ना आपने, पकोड़े वाली कड़ी कितनी इजीली घर पर बन करके रेडी हो गई है और इसमें पकोड़े भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और कड़ी की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी मेंटेन है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में टेस्टी पकोड़े वाली कड़ी बना करके खिला सकती हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।